का अंत है ना तो प्रारंभ। यानी अगर साक्षरता मनुष्य को साक्षर कर दिया जाता है तो उसे गांधी। नमस्कार, मैं अर्चना पांडे, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, डाइट मथुरा से। आज मैं इस ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर से विषय वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत भारतीय विचारक महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों पर चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हमारा भारत देश जो है महान स्त्रियों एवं पुरुषों का देश रहा है। यहाँ पर उन लोगों ने देश के लिए बहुत आदर्श कार्य किए हैं, जिसके लिए हम भारतवासी उन्हें हमेशा याद रखेंगे। और कई महापुरुषों ने भारत को आज़ाद कराने में अपना तन मन धन सब अर्पण करते हुए भारत को आज़ादी दिलाई। इसी महापुरुषों की श्रृंखला में हमारे महात्मा गांधी भी आते हैं, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी युग पुरुष थे, जिनके प्रति पूरा विश्व आदर की भावना रखता है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में पोरबंदर नामक नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, तो इसलिए महात्मा गांधी अपने पिता का नाम भी अपने साथ ऐड करते थे और महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी के माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई था, जो एक धार्मिक महिला थी। और ये लोग एक वैष्णव परिवार से थे, तो इनके घर का बहुत ही माहौल जो था धार्मिक था, आदर्श था, आध्यात्मिक था। उस घर के स्वस्थ माहौल का प्रभाव महात्मा गांधी जी के जीवन पर भी पड़ा और इन्होंने जो भी अपनी सोच विचार, जो उन्होंने अपना चिंतन किया, उन विचारों को इन्होंने शिक्षा के रूप में प्रस्तुत किया और इन्होंने शिक्षा के संबंध में अपने विचार दिए। तो महात्मा गांधी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करूंगी, जो इनके कुछ प्रमुख कार्य हैं। तो इस श्रृंखला में इन्होंने 1914 ईस्वी में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की थी और फिर 1915 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की और 1930 में नमक सत्याग्रह किया, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से हम सभी जानते हैं, जो कि आज भी हमारे लिए इन्होंने नमक का कानून तोड़ा था तो यादगार है। और फिर 1919 ईस्वी में इन्होंने सत्याग्रही पत्रिका का उत्पादन शुरू किया था। इसके अलावा महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया, हरिजन, भूदान यज्ञ ऐसे पत्रों को भी संपादित किया था। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख रचनाएं जानते हैं महात्मा गांधी जी की, जैसे हिंद स्वराज, नीति धर्म, बेसिक शिक्षा, नई शिक्षा की ओर, मेरी आत्मा की वेदना, शांति युद्ध में अहिंसा। तो महात्मा गांधी जी ने अपने विचारों को अपनी रचनाओं के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें बेसिक शिक्षा को हम सभी जानते हैं कि इन्होंने बेसिक शिक्षा, जिसे हम नई तालीम के नाम से जानते हैं, उसको भी शिक्षा का एक व्यवहारिक स्वरूप इन्होंने प्रस्तुत किया था। अब हम बात करते हैं शिक्षा का अर्थ। तो गांधी जी का जो चिंतन की बात करते, जो इनका शैक्षिक चिंतन था, इन्होंने शिक्षा को कहा कि शिक्षा हमारे लिए, मनुष्यों के लिए एक जन्म सिद्ध अधिकार है। हमें मनुष्यों को किसी भी प्रकार का भौतिक या आध्यात्मिक विकास करना है तो इसके लिए हमें शिक्षा प्राप्त करनी होगी। बिना शिक्षा के हम अपना विकास नहीं कर सकते थे। महात्मा गांधी का मानना था कि जिस तरह से बच्चों के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक होती है। यानी इन्होंने शिक्षा की तुलना माता के दूध से की है। इतना इन्होंने शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है और इस महत्वपूर्ण शिक्षा को मानने की वजह से ही इन्होंने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की थी। गांधी जी जो शिक्षा का अर्थ लेते हैं, इनका मानना था
कि शिक्षा जो है केवल साक्षरता नहीं है, यानी मनुष्य साक्षर हो जाए, अक्षरों का ज्ञान हो जाए, उसको ये शिक्षा नहीं मानते थे। इनके शब्दों में इनका मानना था कि साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है न तो प्रारंभ, यानी अगर साक्षरता मनुष्य को साक्षर कर दिया जाता है तो उसे गांधी जी न शिक्षा की शुरुआत मानते हैं न उसको समाप्ति मानते, वो शिक्षा के रूप में साक्षरता को लेते ही नहीं है। इसी संदर्भ में गांधी जी ने जो शिक्षा का जो उनके समय में प्रचलित था, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, यानी 3Rs, इसको इन्होंने परिवर्तित किया 3HS में, यानी हैंड, हेड एंड हर्ट में परिवर्तित कर दिया। इनका कहना था कि जो शिक्षा है वो उसका सिर्फ ऐसी शिक्षा न हो जो मनुष्यों को पढ़ाए लिखाए या गणित का ज्ञान कराए। इनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होती है जो मनुष्यों के, बालकों के हाथ, मस्तिष्क और आत्मा का भी विकास कर सके, यानी जब तक शिक्षा हमारे हैंड, हार्ट और स्पिरिट का या हार्ट का विकास नहीं कर सकती है, तब तक उस शिक्षा का कोई मायने नहीं है, वह शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। इन्होंने शिक्षा को परिभाषित करते हुए अपने शब्दों में कहा, बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, यानी इनका कहना था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के उच्चतम विकास से है। जब तक बालक के या मनुष्य के शरीर और आत्मा और मन का उच्चतम विकास नहीं हो जाता, तब तक उस शिक्षा का अर्थ नहीं, वो शिक्षा सार्थक नहीं है। इस तरह से इन्होंने शिक्षा के अर्थ को बताया। अब फिर इन्होंने शिक्षा देने के लिए कुछ उद्देश्यों का निर्धारण किया कि जिनके आधार पर ही हमें शिक्षा देनी चाहिए, उन उद्देश्यों को शामिल किया जाए जिस पर हम अपनी शिक्षा व्यवस्था करें। तो गांधी जी थे, इनका जो मुख्य उद्देश्य था शिक्षा का, इनका मानना था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए आत्म मुक्ति या आत्मानुभूति। लेकिन इनका मानना था कि जो आत्म मुक्ति का इन्होंने बहुत व्यापक अर्थ में लिया जाएगा। इनका कहना था कि जब तक हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से मजबूत नहीं हो जाते, जब तक हमारा शारीरिक, मानसिक विकास नहीं हो सकता, तब तक हम आत्मिक मुक्ति की बात नहीं कर सकते। तो गांधी जी ने कहा कि शिक्षा के द्वारा हमें बालकों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास करते हुए तब आध्यात्मिक विकास किया जाए जिससे बालक अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य या अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति या आत्मबोध को प्राप्त कर सके। दूसरा, इन्होंने शिक्षा को सिर्फ मुक्ति का साधन नहीं माना, इन्होंने कहा शिक्षा ऐसी भी होनी चाहिए जो हमें आत्मनिर्भर बनाए। तो इन्होंने शिक्षा का मुख्य परिणाम आत्मनिर्भरता को माना और आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दिया और इनका कहना था कि शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए। देखिए, जैसा हम लोग अपने जीवन की सुरक्षा के लिए जीवन बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा कराते हैं कि अगर हमें कोई बीमारी हो जाए तो हमें उससे रक्षा के लिए, उसके इलाज के लिए हमें पैसा मिल सके। इसके अलावा जीवन बीमा जो हम कराते हैं कि हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारे न रहने पर हमारे परिवार को सहारा मिल सके। तो उसी तरह से इनका मानना था कि शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए जो हमें आगे चलकर बेरोजगारी से मुक्त करा सके, हमें रोजगार दिला सके। इसी क्रम में इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा के महत्व की बात की। उद्देश्यों के निर्धारण में इन्होंने कुछ जो प्रमुख उद्देश्य रखे थे वो आपके सामने है, जैसे मानसिक एवं बौद्धिक विकास, ये इनका पहला उद्देश्य है। गांधी जी का मानना था कि जिस तरह से हमारा शरीर का विकास होता है उसी के अनुसार हमारे मन और आत्मा का भी विकास होना चाहिए। इनका कहना था जिस तरह से हमारे शारीरिक विकास के लिए
दूध की आवश्यकता होती है, माँ के दूध की आवश्यकता होती है। बिना माँ के दूध के हमारा शरीर मजबूत नहीं होता है, हम शारीरिक रूप से बलिष्ठ नहीं होते हैं। उसी तरह से हमें शिक्षा, अपने मन और बौद्धिक विकास के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए इन्होंने मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण माना और कहा कि शिक्षा का एक उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो हमारा मानसिक एवं बौद्धिक विकास कर सके। अगला जो इनका उद्देश्य है वो व्यावसायिक विकास की बात करते हैं। गांधी जी ने अपनी नई तालीम शिक्षा योजना या बेसिक शिक्षा योजना के द्वारा व्यावसायिक शिक्षा की बात कही। इनका कहना था कि शिक्षा प्राप्त करना तब तक सफल नहीं है जब तक वो आगे चल के हमें रोजगार न दिला सके। इनका मानना था कि जब तक हम आत्मनिर्भर न बने तो उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं। इसलिए इन्होंने अपनी शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में व्यावसायिक विकास के उद्देश्य को रखा और कहा कि शिक्षा के द्वारा बालकों का व्यावसायिक विकास किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य नैतिक एवं चारित्रिक विकास। गांधी जी चरित्र को बहुत महत्व देते थे। कहते थे कि अगर किसी व्यक्ति में चरित्र नहीं है, वो उसके अंदर नैतिकता के गुण नहीं है, तो वो उत्तम मनुष्य नहीं है। तो इन्होंने शिक्षा के द्वारा मनुष्यों के नैतिक विकास पर बल दिया और इसके लिए उन्होंने कहा कि व्यक्तियों में एक उत्तम चरित्र होना चाहिए और उत्तम चरित्र के अंतर्गत इन्होंने कुछ गुणों को रखा, जैसे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्वाद, निर्भय। इन गुणों को इन्होंने आवश्यक माना कि जिन व्यक्तियों में ये सारे गुण पाए जाते हैं यानी वो नैतिक एवं चारित्रिक रूप से सबल है। तो इन्होंने विद्यालयों को भी चरित्र निर्माण की उद्योगशाला कहा है और कहा इन्होंने कि शिक्षा का एक उद्देश्य मुख्य होना चाहिए ये भी कि वह बच्चों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास कर सके। नेक्स्ट हमारा उद्देश्य है वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास। गांधी जी सिर्फ मनुष्यों के आध्यात्मिक या व्यवसायिक इन सबों के विकास की बात नहीं करते। इनका मानना था कि बालकों का वैयक्तिक और सामाजिक दोनों प्रकार का विकास होना चाहिए और जब तक बालकों का वैयक्तिक विकास नहीं होगा तब तक वह व्यक्ति न अपने लिए, न समाज के लिए या राष्ट्र के विकास के लिए कार्य नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने बच्चों के वैयक्तिक या इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात कही और कहा वैयक्तिक विकास के लिए हमें ये भी जरूरी है कि वैयक्तिक विकास के बाद बच्चों का आत्मिक विकास करना है। तो आत्मिक विकास से पहले हमें सामाजिक विकास की जरूरत है। इसलिए शिक्षा के एक उद्देश्य के द्वारा ऐसा हमें उद्देश्य निर्धारित करें कि बालकों का वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास भी हो सके। अगला उद्देश्य इन्होंने रखा आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास को ये सर्वोच्च स्तर पर रखते हैं। गांधी जी का मानना था कि जब तक मनुष्य का अंतिम उद्देश्य जो मुक्ति है, आत्मानुभूति है या आत्मज्ञान है अथवा आत्मबोध है, जब तक इसकी प्राप्ति ना हो जाए तो जो हमारे सारे उद्देश्य हैं वो निरर्थक हैं। तो इन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा हमें बालकों में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा देते हुए हमें उनका आध्यात्मिक विकास करना चाहिए और इससे बालकों को सत्य एवं अहिंसा का मूर्त रूप सिखाना चाहिए कि जो बच्चे हों या जो मनुष्य हैं वो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चले। इसके लिए उन्होंने गीता की शिक्षा देने की बात है, क्योंकि गीता से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित थे। इन्होंने ज्ञान, कर्म और भक्ति, योग इन सब पर समान बल दिया कि बालकों को इनकी शिक्षा देकर उनका आध्यात्मिक विकास करना चाहिए। लास्ट और अंतिम उद्देश्य है शारीरिक विकास। गांधी जी का मानना है हमारा जब तक शरीर मजबूत नहीं रहेगा तब तक न तो हम अपना मानसिक विकास कर सकते, न बौद्धिक, न व्यावसायिक, न सामाजिक, न वैयक्तिक, न चारित्रिक, न आध्यात्मिक। इसलिए इन्होंने कहा कि शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए कि जिससे बालक शारीरिक रूप से मजबूत हो सके, बलिष्ठ हो सके। इनका कहना था कि विद्यालयी जीवन से ही हमें शारीरिक विकास का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा तब तक हमारे अंदर स्वस्थ मस्तिष्क नहीं रहता है। तो इन्होंने कहा कि बच्चों को विद्यालय में शारीरिक क्रियाओं के द्वारा, शारीरिक क्रियाकलाप के द्वारा शारीरिक विकास करना चाहिए, तब हम अपने अंतिम उद्देश्य आध्यात्मिक विकास को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने, गांधी जी ने शिक्षा से संबंधित कुछ अपने प्रमुख उद्देश्यों का निर्धारण किया।
अब हम बात करते हैं कि गांधी जी ने शिक्षा प्रदान करने के लिए किस तरह के शिक्षण विधियों को दिया। तो गांधी जी का जो मानना था कि जो हम मनुष्य हैं, हमारा विकास जो होता है वो हमारे शरीर, मन और आत्मा इस पर निर्भर होता है। इसलिए इन्होंने शिक्षण की प्रक्रिया में शरीर, मन और आत्मा तीनों की क्रियाओं को स्थान दिया और इसके अंतर्गत इन्होंने कुछ प्रमुख विधियों का प्रतिपादन किया, जैसे अनुकरण विधि, क्रिया विधि, मौखिक विधि, सहसंबंध विधि एवं श्रवण, मनन, निधिध्यासन विधि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुकरण विधि की। गांधी जी का मानना था कि जो अनुकरण होता है ये बच्चों के अंदर स्वाभाविक प्रकृति होती है, यानी नेचुरल टेंडेंसी होती है। बच्चा बचपन से ही अनुकरण के द्वारा सीखता, अनुकरण वह स्वभावतः करता है। इसलिए इनका मानना था कि जब हम उनके सामने अच्छे गुण, अच्छे आचरण, अच्छे क्रियाकलाप करेंगे तो बच्चा अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार अनुकरण करना सीखेगा और उसके द्वारा वह सद आचरण सीखेगा। तो इनका मानना था कि जब शैशव काल में ही हमें सद आचरण की नींव रखनी चाहिए। इसके लिए जो भी परिवार के सदस्य हों, माता पिता हों या विद्यालय में शिक्षक हों, उनको बालकों के सामने सद आचरण और अच्छे कार्य करने चाहिए, जिससे बालक अनुकरण के द्वारा सीख सके। दूसरा इन्होंने जो शिक्षण विधि बताया, क्रिया विधि। गांधी जी का मानना था कि जो बालक होते हैं वो क्रिया करने के लिए उत्सुक होते हैं, क्रियाशील होते हैं। तो इन्होंने क्रिया को भी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कहा कि बच्चों का होता है और वे सदैव उन्होंने कहा कि बालक कुछ न कुछ करते रहते हैं। इसलिए बालकों को जो भी कुछ सिखाया जाए वो क्रिया के द्वारा सिखाया जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें जो भी विषय सिखाएं, वो जो या कला कौशल सिखाएं, उसमें क्रिया प्रधान होना चाहिए। गांधी जी ने यह भी कहा कि जो ज्ञान हम क्रिया के द्वारा करते हैं या बच्चों को स्वयं अनुभव के द्वारा, स्वयं क्रिया के द्वारा सिखाते हैं, वह ज्ञान बच्चा सरलता से सीख लेता है एवं वह स्थायी भी रहता है। अगली विधि इन्होंने बताई मौखिक विधि। मौखिक विधि यानी जिसमें हम ओरल के रूप में पढ़ाते हैं, मौखिक, जैसे प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, ये सब मौखिक विधियों के अंतर्गत आती हैं। गांधी जी ने इन विधियों के भी प्रयोग की बात कही कि हम अनुकरण विधि, क्रिया विधि या अन्य विधियों के साथ सहयोगी विधि के रूप में हम मौखिक विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि बच्चे बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें क्यूरियोसिटी होती है, वो बीच बीच में जानना चाहते हैं। तो उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए जब वो आपसे प्रश्न पूछते हैं तो हमको उनके उत्तर मौखिक रूप से देते रहने चाहिए और उनके जो भी क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा, उसे शांत करना चाहिए, उनकी शंकाओं का समाधान करना चाहिए। परंतु उन्होंने कहा कि मौखिक विधि अपनाते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक दोनों दृष्टियों से सदैव क्रियाशील रखना चाहिए। उन्हें निष्क्रिय श्रोता नहीं बनाना चाहिए। जैसे देखिए, अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन न हो, जब व्याख्यान विधि दिया जाता है तो बच्चा अगर सिर्फ मूक श्रोता होकर सुनता है तो वो कक्षा जो कि नीरस हो जाती है। तो इस मौखिक विधि को नीरसता से दूर करने के लिए शिक्षक को बीच बीच में प्रश्न पूछना, बीच बीच में बच्चों से जानना या कुछ अन्य प्रसंगों को जोड़कर भी पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बच्चे जो हैं सिर्फ बच्चों की स्वर्ण इंद्रियां ही नहीं, बच्चों की क्या कहते हैं मस्तिष्क भी उसमें कार्य करता रहे और वो बच्चे उसके बारे में अपने जीवा के द्वारा बताए भी, तो इससे बच्चे जो होते हैं सक्रिय बने रहते हैं। तो इन्होंने मौखिक विधि को अपनाते समय कुछ सावधानियों को बरतने की बात कही है। अब हम बात करते हैं सहसंबंध विधि। सहसंबंध का मतलब एक दूसरे से कोरिलेशन की बात की जाती है, जब सब चीज़ें जो विधियां हों या विषय हों एक दूसरे से सहसंबंध
संबंधित हों, जुड़े हुए हों। गांधी जी का मानना था कि बच्चों को जो भी कुछ सिखाया जाए वो वास्तविक परिस्थितियों में या वास्तविक रूप से सिखाया जाना चाहिए। इसके लिए इन्होंने कहा कि बच्चों का जो प्राकृतिक वातावरण हो, जो सामाजिक वातावरण हो, उससे संबंधित और उनके जीवन से जुड़ो कौशलों से संबंधित इन चीज़ों को केंद्र मानकर समस्त शिक्षा व्यवस्था या समस्त पाठ्यक्रम या समस्त शैक्षिक क्रियाओं को आयोजन करना चाहिए। पाठचर्या के समस्त विषयों एवं क्रियाओं को एक दूसरे से सहसंबंधित कराने को ही सहसंबंध विधि कहा जाता है, कि वो एक दूसरे से कोरिलेट होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं श्रवण मनन एवं निधिध्यासन विधि, जो अगली विधि है। ये हमारी विधि जो है श्रवण मनन एवं निधिध्यासन, ये प्राचीन काल से चली आ रही, हमारे वैदिक सभ्यता से चली आ रही है। इस विधि के अंतर्गत ये माना जाता है कि बच्चों को जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ सिखाया जा रहा है, बच्चे उसको सुने, फिर उसका मनन करें, चिंतन करें और फिर उसका अभ्यास करें, उसको धारण करें। तो इन्होंने कहा कि इस विधि के लिए जब बच्चा में चिंतन करने की क्षमता हो जाए, यानी बच्चा बड़ा हो जाए, तब हमें इस विधि को अपनाना चाहिए और धर्म साहित्य ग्रंथों की शिक्षा हमें श्रवण मनन निधिध्यासन विधि से देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम जो कि हमारे शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने का साधन होता है, माध्यम होता है, क्योंकि जिन हम शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें पाठ्य विषयों की ज़रूरत पड़ती है। तो उन पाठ्य विषयों को लागू करने के लिए इन्होंने जो विचार दिए वो है कि इन्होंने कहा कि गांधी जी जो थे मतलब उस समय की जो देश की आवश्यकता थी, वर्तमान आधारभूत आवश्यकता थी, उसके प्रति ये सजग थे। इनका मानना था कि हमें लोगों को शिक्षा देने के लिए जो समय का समाज था वर्ग विहीन करना है, यानी समाज में जो अलग अलग तरह के वर्ग बने हुए उच्च नीच को, इसको मिटाना है। इसके लिए इन्होंने क्रिया प्रधान पाठचर्या के निर्माण की बात कही, यानी ऐसा पाठ्यक्रम हो जिसमें क्रिया को प्रधानता दी जाए। और इसी के लिए गांधी जी ने अपनी बेसिक शिक्षा की योजना प्रस्तुत की और जो कक्षा 1 से 8 के लिए था, इन्होंने इस पाठचर्या के अंतर्गत अपनी पाठचर्या में हस्त कौशल एवं उद्योग को प्रमुख स्थान दिया। और इसके अलावा इन्होंने मातृभाषा, व्यवहारिक, गणित, सामाजिक विषय, सामान्य विज्ञान, चित्रकला, स्वास्थ्य विज्ञान, खेल कूद का ज्ञान, आचरण की शिक्षा, इन सभी को इन्होंने शामिल किया। इनका मानना था कि हम बच्चों को क्रिया प्रधान कौशलों की शिक्षा, हस्त कौशलों की शिक्षा, उद्योगों की शिक्षा के अलावा अन्य विषयों की शिक्षा देते हुए इस तरह से एक दूसरे से संबंधित करते हुए, एकीकृत करते हुए हमें पाठ्यक्रम बनाना चाहिए और हमें इन विषयों की शिक्षा देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि गांधी जी ने शिक्षक को किस रूप में लिया है। तो गांधी जी का मानना था कि शिक्षक जो है वो एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए, उसके अंदर ज्ञान का पुंज होना चाहिए और शिक्षक को सत्य का आचरण करने वाला होना चाहिए। इनका मानना था कि इसके अलावा शिक्षक को अपने विषय में प्रवीणता यानी मास्टरी होनी चाहिए और उसके अंदर सद्गुण होने चाहिए। इसके लिए उसको सहिष्णु होना चाहिए, उदार होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, जिससे वह छात्रों का मार्गदर्शक बन सके। क्योंकि अगर शिक्षक खुद आदर्श नहीं रहेगा, सहिष्णु नहीं रहेगा, उसके अंदर उदारता नहीं रहेगी, धैर्यवान नहीं रहेगा और ज्ञान नहीं रहेगा, तो अपने शिक्षार्थी को किस तरह से ज्ञान दे पाएगा या अपने शिक्षार्थी का किस तरह से आत्मिक विकास कर पाएगा। अब हम बात करते हैं शिक्षार्थी की। गांधी जी जो शिक्षार्थियों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते थे, यानी ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को महत्व देते थे। इनका मानना था कि शिक्षार्थियों को अनुशासित रहना चाहिए और उसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि शिक्षार्थी को संयमी और जिज्ञासु होना चाहिए, यानी कि इन्होंने शिक्षार्थी को शिक्षा व्यवस्था में केंद्र बिंदु माना, लेकिन प्रकृतिवादियों की तरह इन्होंने स्वतंत्रता की बात नहीं कही। इन्होंने कहा कि बच्चों को अनुशासित होना चाहिए, इसके साथ साथ अनुशासित होने के लिए उन्हें ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना चाहिए और
उनको संयमी होना चाहिए, अपने ऊपर संयम करना चाहिए, नियंत्रण रखने आना चाहिए और उनके अंदर क्यूरियोसिटी की प्रवृत्ति होनी चाहिए जिससे वे। अब हम बात करते हैं अनुशासन की। तो गांधी जी ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन के महत्व को स्वीकार किया। इनका मानना था कि छात्रों को अनुशासित होना चाहिए, लेकिन इनके अनुसार जो सच्चा अनुशासन वो आत्म प्रेरित होना चाहिए। इन्होंने दमनात्मक अनुशासन का विरोध किया। इनका मानना था कि हम प्रभावात्मक अनुशासन के द्वारा बच्चों को अनुशासित कर सकते हैं। इनका मानना था कि हमें बच्चों को शुद्ध, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में रहना चाहिए। जब बालक प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में, लेकिन वो शुद्ध हो, अशुद्ध वातावरण ना हो जहाँ पे गलत चीज़ें, गलत व्यवहार, गलत क्रियाकलाप, ऐसे वातावरण में नहीं, प्योर इन्वायरमेंट में जब वो सोशल और नेचुरल में रहेगा तो बच्चे ऐसे इन्वायरमेंट से, ऐसे वातावरण से, ऐसे पर्यावरण से बच्चा उच्च आदर्शों को और उच्च आचरण के गुणों को ग्रहण करेगा। लेकिन इनका मानना था कि अगर फिर भी ऐसे वातावरण के बाद भी बालक गलत रास्ते पे चलता है तो शिक्षक बच्चों को सही रास्ते पे ला सकता है और सही रास्ते पर लाने के लिए शिक्षक को आत्मबल का प्रयोग करना पड़े। आत्मबल का मतलब उसको खुद आदर्शवादी होना पड़ेगा, खुद सदाचरण करने वाला होना पड़ेगा। उसे शिक्षक जब तक खुद ब्रह्मचर्य जीवन का पालन नहीं करेगा तब तक उसमें आत्मबल नहीं आएगा। इसलिए अपना आत्मबल जागृत करने के लिए शिक्षक को ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना चाहिए और अपने आत्मबल के बल पर वह जो छात्र गलत रास्ते पर जा रहा है उसको हमें सही मार्ग पर लाना चाहिए। इस तरह से शिक्षक को एक पथ प्रदर्शक के रूप में भी कार्य करना चाहिए। अब हम बात करते हैं शिक्षा के अन्य पक्ष की, कि गांधी जी ने शिक्षा के अन्य पक्षों पर भी अपना प्रकाश डाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्त्री शिक्षा की। गांधी जी स्त्री को इस सृष्टि की या ईश्वर की सर्वोत्तम रचना मानते थे। इनका मानना था कि स्त्री और पुरुषों दोनों का कार्य क्षेत्र भिन्न है, फिर भी कुछ हमारी सांस्कृतिक आवश्यकताएं ऐसी हैं जहां पर स्त्री और पुरुषों का कार्य क्षेत्र एक हो जाता है और स्त्री एवं पुरुषों को इसलिए समान विकास के अवसर देना चाहिए। इन्होंने कहा कि स्त्री जो है एक माता के रूप में, एक पत्नी के रूप में और एक समाज के निर्माता के रूप में कार्य करती है। तो माता के रूप में और पत्नी के रूप में तो पुरुष से उसका कार्य क्षेत्र अलग हो जाता है, लेकिन जो समाज के निर्माता के रूप में है वो पुरुषों के समान ही उसको भी शिक्षित करना चाहिए, जिससे वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सके। स्त्रियों को भी अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा महात्मा गांधी स्त्रियों को नृत्य की शिक्षा से, संगीत की शिक्षा से दूर रखना चाहते थे, क्योंकि इनका अपना मानना था कि नृत्य और संगीत की शिक्षा से स्त्रियों में वासना की प्रवृत्ति जगती है या बढ़ावा देती है। ये स्त्रियों और पुरुषों में सिर्फ इतना ही अंतर करते थे कि स्त्रियों को गृह कार्य की अतिरिक्त भी शिक्षा देना चाहिए, जिससे स्त्री भी समाज में अपना बराबर का स्थान देकर वह अपना सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर सके। अब हम दूसरा शिक्षा का अन्य पक्ष है जन शिक्षा। गांधी जी के समय में जो हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था थी बहुत दयनीय थी। उस समय 13% सिर्फ साक्षरता की दर थी और ये सब जो था वो विद्यालयी शिक्षा का अभाव था, यानी शिक्षा देने के लिए विद्यालय या औपचारिक शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो गांधी जी ने का मानना था कि जो अशिक्षा होती है एक अभिशाप है, ये हमें हमारे विकास का बाधक बनती, इसलिए उन्होंने सभी को शिक्षित करने के लिए जन शिक्षा की बात कही। लेकिन जो जन शिक्षा का स्वरूप था इनका दो तरह से था। बालकों को शिक्षित करने के लिए इन्होंने अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात की, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा की बात कही जाती है। जो देखिए वर्तमान समय में 2009 में एक अधिनियम के रूप में राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार के अधिनियम के रूप में भी लागू हुआ। फिर 2019 में उसमें संशोधन भी किया गया राइट टू एजुकेशन में, जिसमें बच्चों को
योग्यता के आधार पर उन्नति और क्या कहते हैं उनको पास होने पे जो रोक था उस पर रोक लगाई गई कि सिर्फ हम क्लास 5th और 8th में बच्चों को अगर वो पास नहीं होते हैं तो उनको हम फेल कर सकते हैं। तो इस पर इस तरह से जो उनकी अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था है वो आज भी विद्यमान है और अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के द्वारा गांधी जी बच्चों को सभी बच्चों को शिक्षा देना चाहते थे और वो एक सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते थे। इसके अलावा इन्होंने जन शिक्षा का जो दूसरा स्वरूप था इनका कहना था कि इसके लिए इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा व्यवस्था की बात कही कि इनका मानना था कि जो भी हमारे अशिक्षित प्रौढ़ हैं तो यह उत्तरदायित्व हमारे समाज का है कि उन्हें भी शिक्षित करें और इसके लिए उन्होंने सामाजिक नेताओं को, सामाजिक संगठनों को, विद्यार्थियों को कहा कि प्रौढ़ शिक्षा हमें उन प्रौढ़ों को शिक्षा देनी चाहिए। और इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा में जो पाठचर्या की सिर्फ साक्षरता की बात नहीं की, इसके साथ साथ उन्होंने स्वास्थ्य, सफाई, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, उद्योग, व्यवसाय, समाज कल्याण इन सभी विषयों को पाठचर्या में प्रौढ़ों की पाठचर्या में भी शामिल किया। और जो बालकों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की थी इसमें इन्होंने हस्त कौशलों पर केंद्रित शिक्षा की बात कही। तीसरा पक्ष है सह शिक्षा, को एजुकेशन के भी गांधी जी ने स्वीकार किया था। इन्होंने कहा कि हम बच्चों को सह शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने शिक्षा के सभी स्तरों पे को एजुकेशन की बात को नहीं स्वीकार किया। इनका मानना था कि प्राथमिक स्तर और उच्च शिक्षा व्यवस्था में हम सह शिक्षा दे सकते हैं। चूँकि किशोरावस्था तनाव का अवस्था होता है, संवेदनशीलता उसमें ज़्यादा होती है, इसलिए किशोरावस्था में इन्होंने सह शिक्षा की बात को नकारा। और इसके अलावा इन्होंने सामाजिक वातावरण के रूप में कहा कि जहाँ का सामाजिक वातावरण सह शिक्षा के लिए अनुकूल हो वो लोग सह शिक्षा को स्वीकार कर सकते, और जहाँ का वातावरण सामाजिक एक वातावरण सह शिक्षा के प्रतिकूल हो तो वो लोग सह शिक्षा को अस्वीकार कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने सामाजिक पर्यावरण को दृष्टि में रखते हुए सह शिक्षा को स्वीकारने या अस्वीकार करने की बात कही है। इसलिए इन्होंने जो इनका सह शिक्षा का जो संबंध है गांधी जी का वह सामाजिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। अगला जो पक्ष है वह है व्यावसायिक शिक्षा की बात करते हैं। गांधी जी का महत्व जो जोर था वह व्यावसायिक शिक्षा पर ही था। गांधी जी शुरू से ही सैद्धांतिक शिक्षा के या पुस्तकीय शिक्षा के विरोधी थे। ये क्रिया प्रधान और व्यवहारिक शिक्षा को महत्व देते थे। इनका मानना था कि ऐसी शिक्षा जो मनुष्य को सभी कार्य क्षेत्रों में, सभी कर्म क्षेत्रों में कुशल बनाए, जिससे मनुष्य अपने जीवन के कर्म क्षेत्र के हर पक्ष में हर कार्य को कुशलता से कर सके। इन्होंने मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, इसके प्रति भी सचेत रहने की बात कही और कहा कि हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, बेसिक शिक्षा या हस्त कौशल की बात इन्होंने कही, हस्त कौशल शिक्षा की, जिससे कि हम बालकों को व्यावसायिक शिक्षा दे सके। और इनका मानना था कि जो हमारा भारत देश था गांधी जी के समय में कुटीर उद्योग और कृषि प्रधान देश था, तो इसलिए इन्होंने बच्चों को कृषि, बागवानी, हस्त कौशलों की शिक्षा देने की बात कही। इससे कहा कि इन्होंने अगर बच्चे इस तरह को कौशलों की शिक्षा दी जाएगी, व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, तो बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के बाद आत्मनिर्भर हो सकेंगे, अपना स्वयं रोजी रोटी कमा सकेंगे, उन्हें आजीविका प्राप्त हो सकेगी। और जो बड़े बच्चे हैं उनको इन्होंने उद्योग धंधों और व्यवसाय की शिक्षा की बात कही। तो इस तरह से इन्होंने गांधी जी की जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो शिक्षा का अन्य पक्ष था, इन्होंने औद्योगिक एवं व्यावसायिक केंद्रों की बात कही है और इसके लिए इन्होंने वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा का भी समर्थन गांधी जी ने किया है। अब हम बात करते हैं बेसिक शिक्षा की, जो कि गांधी जी का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। गांधी जी एक प्रयोगवादी थे, ये अपना जीवन में चिंतन विचार करते हुए प्रयोग करते थे। तो इन्होंने जो चिंतन किया, जो अपने विचार बनाए, उस चिंतन को, उस दर्शन को, अपने जो शैक्षिक दर्शन को एक मूर्त रूप, एक साकार रूप देने के लिए 1937 में 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में एक शिक्षा योजना प्रस्तुत की, जिसे बुनियादी शिक्षा या नई तालीम शिक्षा योजना के नाम से हम जानते हैं।
नई तालीम योजना का जो उसमें शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा कि जो हमारी बुनियादी शिक्षा पद्धति है वो ऐसी होगी जिससे हमारे बालकों का मस्तिष्क, आत्मा और शरीर तीनों का विकास हो सकता है। और इनका मानना था कि जब तक हम शिक्षा के द्वारा मस्तिष्क, आत्मा और शरीर तीनों का विकास नहीं कर सकते हैं, इन तीनों शक्तियों का सामंजस्य विकास नहीं होता, तब तक शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने बेसिक शिक्षा की योजना प्रस्तुत की। अब हम बात करते हैं कि बेसिक शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं थी। जो गांधी जी ने बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की, उसकी पहली विशेषता थी कि बच्चों को शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क रूप में दी जाए। यानी जो भी हमारे बच्चे हैं, जब उनको हम शिक्षा को अनिवार्य कर देंगे, कंपलसरी कर देंगे और निःशुल्क कर देंगे, तो शिक्षा जो है सभी प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि जब जिनके पास पैसे का अभाव है, धन का अभाव है, तो वो भी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, इन्होंने बेसिक शिक्षा योजना की जो विशेषता थी वो थी कि बच्चों को ही शिक्षा प्रणाली का मुख्य केंद्र समझा जाए। यानी कि जो भी शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण हो, चाहे हम शिक्षा विधि का निर्धारण करें या हम पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं, सारी शिक्षा व्यवस्था, सारी शिक्षा प्रणाली उसमें जो बच्चों के इर्द गिर्द घूमने चाहिए। यानी बच्चों की आवश्यकता, बच्चों की क्षमता, बच्चों की सामर्थ्य के अनुसार, बच्चों की रुचियों के अनुसार शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरी जो विशेषता है बेसिक शिक्षा की वो है बच्चों को शिक्षा उनकी मातृभाषा के माध्यम से दी जाए। देखिए, जो हमारी मातृभाषा होती है उसमें हम चीज़ों को सरलता से सीख जाते हैं, क्योंकि वो हम शुरू से बोलते हैं। हमारी जो भाषा की शुरुआत होती है, विचारों की जो अभिव्यक्ति होती है, वो हम अपनी मातृभाषा से ही करना सीखते हैं। तो गांधी जी का मानना था कि जब बच्चों को मातृभाषा के आधार पर शिक्षा दी जाएगी, उसको माध्यम बनाया जाएगा प्राथमिक शिक्षा में, तो बच्चा बहुत सरलता से सीखेगा, बहुत आसानी से सीखेगा। नेक्स्ट है, बच्चों को जो भी शिक्षा दी जाए वह हस्तशिल्प के माध्यम से दी जाए। चूँकि ये व्यावसायिक शिक्षा के मानने वाले थे, इन्होंने उसको महत्व दिया है। तो गांधी जी का ये भी मानना था कि हमें जो कक्षा 1 से 8 तक या 6 से 14 वर्ष की शिक्षा है, उसमें हस्तशिल्प को व्यवस्था रखनी चाहिए। बच्चों को शिक्षा हमें हस्तशिल्प के माध्यम से देनी चाहिए, जिससे बालक बेरोजगार से मुक्त हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। लास्ट विशेषता है पूर्व शिक्षा स्वावलंबी हो, बच्चों को अपने कार्य की पूर्ण स्वतंत्रता हो। यानी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि बच्चों को परावलंबी न बचाए, बच्चा खुद करके सीखे, स्वयं के अनुभव से सीखे। बच्चों को सैद्धांतिक ज्ञान न दिया जाए, बच्चों को क्रिया के द्वारा सिखाया जाए और बच्चों को हस्त कौशल सिखाया जाए, बच्चों को उद्योग धंधों की शिक्षा सिखाई जाए, जिससे बच्चा पराश्रित न हो, स्वावलंबी बन सके। और बच्चों को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव, प्रेशर, बंधन नहीं होना चाहिए। तो ये गांधी जी की बेसिक शिक्षा की विशेषताएं हैं। जो अभी हमारी देखिए नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसमें गांधी जी की ये जो बेसिक शिक्षा है उसको एक नए रूप में उसका एक नया ढांचा बना के उसको स्वीकार किया जा रहा है। अभी भी अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था तो तब से चली जा रही है, इसमें बीच बीच में संशोधन होते रहते हैं, लेकिन जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है उसमें मातृभाषा को माध्यम से शिक्षा देने की बात कही गई है और कौशलों की, हस्त कौशलों की भी सिखाने की बात कही गई है। कहा गया है कि बच्चों को हमें स्वावलंबी बनाना चाहिए, मार्क्स को बहुत महत्वपूर्ण नहीं देना चाहिए। बच्चों के जो उनके अंदर योग्यता हो, जो उनके अंदर काबिलियत हो, उसको भी महत्व देना चाहिए। सिर्फ एकेडमिक ज्ञान को, सिर्फ विषयी ज्ञान को महत्व न दिया जाए। तो ये हमारे गांधी जी के शैक्षिक विचार थे। खत्म हो गया। धन्यवाद।